चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। यहाँ से आपके कौन कौन से सवाल बने हैं। पहला सवाल है, संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कहा गया क्या भैया, कहा गया कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। ठीक है, सही है। फिर कह रहा है कि यह कि जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए। ठीक है। यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा, ये वाला गलत है। लिखा है कि विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, ये गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। किसी विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। ध्यान रखना भैया, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में विधेयक पेश करने वाला मंत्री विधेयक पेश करने के कारणों तथा विधेयक के उद्देश्य के संबंध में बताता है। यानी पहले बताता है हम क्यों पेश कर रहे हैं, उसमें है क्या उद्देश्य बताता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन में इसमें विधेयक की बारीकी से विस्तृत जांच की जाती है तथा विधेयक पर आम बहस होती है। ठीक है। तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें विधेयक के पक्ष विपक्ष में मतदान होता है और साधारण विधेयक को प्रथम वाचन के तहत सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। इस वाचन में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। क्या होता है, विधेयक पर तुरंत या किसी निश्चित तिथि पर विचार किया जा सकता है। विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर गठित होती है, इसलिए दूसरे सदन की सहमति आवश्यक होती है। तथा दूसरे सदन की सहमति आवश्यक होती है। चलिए भाई, अंत में क्या होता है, अंत में राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बना दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन में होती है। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, लोकसभा में जो होता है किसी विधेयक पर द्वितीय वाचन में बहस होती है। ओके, अगले सवाल पे, अगला सवाल बात करते हैं। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना होता है। एक जो साधारण विधेयक होता है वो गुजरना होता है। जो इसमें क्या होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, फिर संयुक्त अवस्था होती है, फिर प्रतिवेदन अवस्था, फिर तृतीय वाचन होता है। ठीक है, तृतीय वाचन होता है। आगे बात करते हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। गलत है भाई। ठीक है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, ये भी गलत है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है, संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होते हैं और एक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयक जो होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी विधेयक अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संसद के इतिहास में पिछले 7 दशकों में केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो सके हैं, जिसमें मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 पहला गैर सरकारी विधेयक है जो 1954 में पारित किया गया। 14वां विधेयक उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार विस्तार विधेयक 1968 है जो 1970 में पारित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं, सरकारी विधेयक से आशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुनः स्थापित विधेयक होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा होता है। ओके, मंत्री द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक असही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। जस्ट अभी पढ़ा गया था भाई। ठीक है, जस्ट अभी पढ़ा गया था। तो कौन सा हो जाता है भाई, ये हो जाता है पूरा
स्थापनोत्तर प्रस्ताव, अच्छा पोस्ट इंट्रोडक्शन प्रोसीजर, ठीक है। फिर सैद्धांतिक चर्चा यानी थ्योरेटिकल वाला, फिर आपका खंडशः विचार, फिर प्रमाणीकरण, फिर सहमति। सहमति होती है लास्ट में, ठीक है, सहमति लास्ट में। उसके पहले होते हैं प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रमाणीकरण। फिर उसके पहले विचार होता है, फिर आपका उसके पहले होता है खंडशः, फिर सैद्धांतिक चर्चा, फिर आपका ये क्या होता है, ये पोस्ट इंट्रोडक्शन होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं संसद के किसी सदन में कोई भी साधारण विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह प्रथम वाचन होता है। पुनः द्वितीय वाचन के तहत उस पर चर्चा होती है, समिति को भी दे दिया जाता है जो उस पर विस्तृत अध्ययन या वह चर्चा करती है, और तृतीय वाचन के तहत उसे सदन पास करता है। उस विधेयक को दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया विधि को अपनाता है। जब द्वितीय सदन भी पास कर देता है, तब जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है, जिसे आप पॉकेट वीटो के नाम से जानते हो। संसद में पूरा स्थापित किसी विधेयक के अधिनियम बनने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का अपनाया जाना आवश्यक है? इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। अच्छा, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जाएगा, ठीक है, सही है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करेगा, ठीक है। संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा, ये तो गलत बात है। उच्चतम न्यायालय अनुमोदन प्रदान कर घोषित करेगा कि वह संसद की अधिकारिता के अंतर्गत है, ये भी गलत है, ठीक है। 1 और 2 आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो क्या होता है कानून बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसे होता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 111 के तहत होता है। अगला सवाल, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? किसी भी पटल में रखो, दोनों में से किसी एक पे, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा। अगला सवाल है कि हाँ, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया भाई, 1 मिनट। कह रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब क्या होगा भाई? तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, ठीक है, मतलब दूसरी बार उसे करना ही होगा। ये तो आपने सुना भी होगा, राष्ट्रपति सदस्यता विधेयक यानी गैर धन विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी और उस पर अपना हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है भाई, ओके। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहाँ गया? अगला सवाल कर रहा है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोग यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, ओके। ए वाला सही था इसमें, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक धन विधेयक की सही विशेषता नहीं है? अच्छा, इसे केवल लोकसभा में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सही है ये तो। अध्यक्ष स्पीकर पर का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, हाँ कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह निश्चित करने के लिए अध्यक्ष का प्राधिकार अंतिम होता है, ये भी सही है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाता है, तो इसलिए आपका डी वाला गलत पूछा था, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से अनन्य अधिकार जो लोकसभा को हैं? लोकसभा को धन विधेयक को पेश करना सही है, आपातकाल का अनुसमर्थन करना सही है, अच्छा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब महाभियोग किसी भी सदन में ले आओ, ठीक है। उसके बाद में आपका 1 और 2, अच्छा
तो इसमें जो सही उत्तर होगा 1 और 3 वाला सही है, ठीक है। धन विधेयक को पेश करना। और तीसरा कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये आपके क्या है, लोकसभा में ही जो आपके अनन्य अधिकार के तहत आता है। आपातकाल का अनुसमर्थन करना ये इसमें नहीं आता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 110 में वर्णित है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, परंतु आपातकाल के अनुसमर्थन व राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के सी समान है। अच्छा, कह रहा है आपातकाल के अनुसमर्थन व राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के समान ही होती है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसके कोई उपबंध किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित है। तो आपका पहला वाला सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जुर्मानाओं या नहीं, दूसरा वाला अच्छा ये लिखा है दूसरा क्या लिखा है, भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित हो, ये भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है जुर्माना यानी आर्थिक दंडों के अधिरोपण से संबंधित है, ये गलत हो जाता है, ये नहीं से अनुज्ञप्तियों के लिए शुल्क या की गई सेवाओं के लिए शुल्क के संदाय से संबंधित हो, ये भी गलत है। तो आपका 1 और 2 वाला सही है। चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं विषयों में से संबंधित उपबंध हो। कैसे? पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय हो। सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय हो तब भी माना जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग और किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। और लास्ट वाला है कि अनुच्छेद 110 वन के उपखंड का से 4 में उल्लिखित किसी विषय का कोई आनुषंगिक विषय उल्लेखनीय है। यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है, ये तो सबको पता है। चलिए भाई अगले सवाल पे। अगले सवाल में कहता है कि धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन एक सही है, कौन सा कथन सही है। तो आपका कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें अर्थदंडों अथवा शक्तियों के अधिरोपण का उपबंध हो, ये गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा, नहीं गलत। लोकसभा में राज्यसभा धन विधेयक को नामंजूर कर सकती है, ऐसा भी नहीं। अच्छा, यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष अंततः निर्णय कराएंगे, यही सही, डी वाला सही है। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से उपबंध होगा, किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या विनियमन, ये तो सही है। अच्छा भैया ये तो सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय, ये भी आता है इसी में। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये भी सही आता है। फिर चौथा कहता है जुर्मानाओं या अन्य शक्तियों के अधिरोपण अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उसके संदाय का उपबंध, ये गलत हो जाता है। 4 वाला नहीं, ठीक है। 1, 2, 3 वाला सही हो जाता है। 1, 2, 3 आपके पॉइंट सही है, चौथा वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल, सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहते हैं। धन उगाने तथा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है, तो उसे भाई साहब धन विधेयक कहा जाता है, ठीक है। उसे मनी बिल कहा जाता है। अच्छा, कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा विषय जो है धन विधेयक के संबंध में जुर्माना और दंड वाला नहीं सम्मिलित किया गया, बाकी सभी किए गए, तो डी वाला हो जाता है। बाकी आपका कर से संबंधित किया गया, उधार या ऋण लेने से संबंधित किया गया, संचित निधि आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित किया गया। चलिए अगला सवाल पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। ये क्या क्या सम्मिलित है, तो सम्मिलित है क्या क्या भैया, भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना, यही संचित है, यही मतलब सम्मिलित है। सी वाला उत्तर, नहीं कह रहा ये तो सम्मिलित है, ठीक है। और भारत की संचित निधि से खर्च का वितरण, ये भी सम्मिलित है।
ठीक है। और धन की उधारी वाला ये भी सम्मिलित है। टैक्स लगाना, समाप्त करना ये भी सम्मिलित है। तो आपका कह रहा है इनमें से एक से अधिक है उपयुक्त प्रश्न की। ओ भैया ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर, तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था। हाँ ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं आता है? कौन सा सही नहीं आता है? कौन सा सही नहीं आएगा? तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा दायित्व किए गए किसी वित्तीय भार के संबंध में कानून संशोधन, ये तो सही है। ठीक है। भारत के संचित ऋण में धन की अदायगी, ये भी सही है। अनुच्छेद 117 के अनुच्छेद कोई वित्त विधेयक नहीं, ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है। और फिर करा भारत के संचित ऋण से धन का विनियोजन, ये भी सही है। तो धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा नहीं आता? क्योंकि तो वित्त विधेयक 117 बताता है, ये इसमें कैसे आ जाएगा? अच्छा, अगला सवाल निम्न कथनों पर विचार करना है, और विचार करके पूछा गया क्या भैया? पूछा गया कौन से कथन आपके सही है। ठीक है, कौन से सही है? कह रहा है कि धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में गलत बात है। किसी भी सदन में काहे लाओगे? केवल लोकसभा में आएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का अरे नहीं यार, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है। गलत है ये भी। अगला है प्रत्यानुदान द्वारा संसद से किसी भी अनुदान का अनुमोदन उसकी विभिन्न मांगों की विस्तृत जांच से पूर्व कराया जा सकता है। गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। तो आपके 1 2 3 बिल्कुल तीनों गलत हो जाते हैं। ओके। अगला सवाल है, आपसे कहा जाएगा, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्यानुदान द्वारा संसद के किसी अनुदान का अनुमोदन उसकी विभिन्न मांगों की विस्तृत जांच से पूर्व नहीं कराया जा सकता है। वहाँ पे लिखा था कराया जा सकता है, इसलिए गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लोकसभा स्पीकर लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कौन सा? दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कह रहे हैं कौन से सही हैं। पहला कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही बात है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। गलत बात, हो तो सकती है। 1 2 और सही है। 1 और 2, पहला दूसरा सही है। चलिए बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को इसकी सिफारिशों के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। चलिए भैया अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये धन विधेयक वाला को भी चर्चा अभी ऊपर से पढ़े आ रहे, बाकी तो आपको प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में प्राप्त है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में प्राप्त है, संविधान संशोधन पारित करने में प्राप्त है। किसी राज्यसभा में पहले पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसे पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा भैया, राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। वार्षिक वित्तीय विवरण को पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम बजट है। वार्षिक वित्तीय विवरण में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं खर्च का विवरण होता है। इस प्रकार के विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो जस्ट अब अभी चर्चा करा गया था, कौन था? मनी बिल धन विधेयक। चलिए विचार करते हैं। कथन और कारण वाला है सवाल, कथन और कारण वाला सवाल है। ठीक है, ओके। यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है, क्या कथन कह रहा है, एक ऐसा विधेयक जिसमें अन्य विषयों से संबंधित धाराओं के साथ साथ एक कराधान संबंधी धारा भी हो, एक धन विधेयक कहा जा सकता है। सही बात है। दूसरा कह रहा है करों से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक होते हैं। ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत हो जाता है। ए वाला आपका सही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, किसी कर का अधिरोपण उत्साधन परिहार परिवर्तन विनिमय धन विधेयक के अंतर्गत आता है, किंतु करों से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
चलिए अगले सवाल पर, धन विधेयक के विषय में प्रक्रिया के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो धन विधेयक की प्रक्रिया को सही है क्या होता है भाई? अनुदान के लिए मतदाता, मतदान कटौती प्रस्ताव, फिर लेखानुदान, विनियोग विधेयक। सी वाला उत्तर सही है। क्या क्या? अनुदान के लिए मतदान कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, विनियोग विधेयक। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। अच्छा, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का अनुक्रम अनुदान के लिए मतदान, फिर प्रस्ताव कटौती, लेखानुदान, विनियोग विधेयक है। अगले सवाल पे कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो इसमें क्या होगा भाई? तो ये होता है, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अच्छा, डी वाला इसमें सही है। ओके। संविधान के अनुच्छेद 110 में यह निर्धारित है कि कोई विधेयक धन विधेयक तभी होगा जब लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे निर्णय प्रदान करेगा। अच्छा, ऐसा हो जाने पर धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाता है कि उसने विधेयक स्वीकार कर लिया। उसे दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा। परंतु धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन या सिफारिश की गई है तो लोकसभा इन सभी यकीनी सिफारिश संशोधनों को स्वीकार अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 109(3) के अनुसार यदि लोकसभा और राज्यसभा की सिफारिश या संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश या संशोधित किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित पारित समझा जाएगा। अच्छा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सही बात है। अगला चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपसे कि कौन सा आपके सही है। ठीक है, कौन सा आपका, एक मिनट। कह रहा है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित हो जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती हैं। तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना अनिवार्यता नहीं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये सही, आर वाला सही हो जाता है। ओके, अगला सवाल, निम्न के कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये तो सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत हो जाता है। बी वाला ही गलत है। ठीक है, गलत पूछा था भाई, लोकसभा से होती है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। चलो, कथनों पर विचार, कौन सा कथन आपका सही है? चलिए देखते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत बात है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, मिल गया उत्तर, यही वाला सही है। अगले सवाल पे, कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? लोकसभा में प्राप्त है तो ये होता है धन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये तो सही है। ठीक है, अगला सवाल है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी, ये वाला सही है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, ये तो भाई इसमें राज्यसभा की पावर प्राप्त है। चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाता है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 वाला सही है, ये भी तो सही है भाई। धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संदर्भ में प्राप्त है। ओके भैया। अगला सवाल है, कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये तो सही है। फिर राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने तथा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, सही बात है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति नहीं है, सही है। और राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के विषय में विशेष शक्ति है, ये गलत है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
संविधान थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने, ओ भैया 249 है, ठीक है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की विशेष प्राप्त, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, लोकसभा के पास नहीं है। पहला शक्ति है, यह संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन कर सकती है। 112 के 312 के तहत केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, आर्टिकल 67 के तहत। और चौथा पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी, आर्टिकल 352, 356, 360। इस तरह संसद द्वारा बनाई गई विधि की अधिकतम सीमा 1 वर्ष रहती है, 1 वर्ष रहती है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल कह रहा है, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब भैया क्या होगा? तो अब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। डी वाला सही है। अच्छा, कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पहला कह रहा है कि विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना सही है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना नहीं कर सकता। दूसरा वाला यही तो गलत हो जाता है। लोकसभा का विघटन करना, राज्यसभा का आह्वान करना, ये तो सारे उसको अधिकार दिए गए हैं। संसद में बजट के पारित हो जाने के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम क्या होता है? तो भैया सही क्रम क्या होता है भैया? तो इसको ये थोड़ा डिटेल ये वाला देख लेते हैं। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। संसद में बजट निम्नलिखित 6 स्तरों से गुजरता है। पहला क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण। पहला प्रस्तुत करते हैं, फिर बहस होती है, उसमें विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। फिर क्या होता है? फिर अनुदान की मांग पर मतदान होता है। विनियोग विधेयक का पारित होना, फिर वित्त विधेयक का पारित होना। 6 चरणों में पूरा होता है। ओके। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण निम्नलिखित होते हैं। कौन से? पहले आपका बजट पे प्रस्तुत करा जाएगा। अच्छा देखो ये लिखा तो है यार, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। अच्छा, लेखानुदान नहीं होता है कहीं पर, ये नहीं अभी चर्चा करा था, ऐसा कहीं नहीं था। सामान्य वित्तीय विधान में चरण होते हैं क्या? बजट का प्रस्तुतिकरण, चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित करना होता है, फिर वित्त विधेयक को पारित करना होता है। चलिए, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? निगेटिव पूछा है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। संसद का हाथ होता है, ये वाला ही गलत हो जाता है। संसद को समय की निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो बजट नहीं है, सी वाला उत्तर हो जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। अच्छा, जो भैया राष्ट्रपति निर्देश करेगा उसी दिन प्रेषित करा जाएगा। कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। कौन सी विधियां भी आती हैं? तो 1 मिनट। तो आपका आता है, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, सही है। विनियोजन विधेयक के पारित हो जाने के बाद भारत की संसद निधि से मुद्रा निकालना, सही है। अनुपूरक अनुदानों अथवा लेखानुदान का प्रावधान, सही है। फिर आपका संसदीय बजट कार्यालय द्वारा
समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम के नियत कालीन तथा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन गलत है ये वाला, ठीक है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये सही है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 5 वाला सही उत्तर हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना हो, विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना हो, अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना आदि विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। अच्छा, अगला सवाल है, सहभागी बजट निर्माण किस प्रकार स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाने का प्रयास करता है? तो कौन सा है भाई? सहभागी बजट निर्माण। सहभागी बजट निर्माण तो नागरिकों को लोक संसाधनों के वितरण पर चर्चा तथा वार्ता की अनुमति देकर, सही है। नागरिकों को सीधे या निर्णय करने की अनुमति देकर कि संसाधनों को कैसे और कहाँ व्यय किया जाए, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से अपवर्जित नागरिकों को महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले स्थलों पर अभिगम की अनुमति देकर। भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? कर प्रस्ताव वित्तीय विधेयक में निहित होते हैं। कर प्रस्ताव जो वित्तीय विधेयक में आपके होते हैं, वित्तीय विधेयक में निहित होते हैं। भारतीय बजट में कर प्रस्ताव वित्तीय विधेयक में निहित होते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय तो सबको पता है यार, ठीक है। आगे से अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोत्तर प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण किया जाता है। कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभारित नहीं किया जाएगा? कौन सा है भैया इसमें? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो देखो, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते एवं उनके कार्यालय से संबंधित खर्च ये तो होगा भैया। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, ब्याज निक्षेप निधि प्रभार, शोधन प्रभार सहित ये भी सही है। कोई राशि जो किसी न्यायालय अथवा मध्यस्थ अधिकरण के लिए निर्णय, डिक्री अथवा या अभिनिर्णय की संतुष्टि के लिए आवश्यक हो। अच्छा, वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चों को चुकाने के लिए आवश्यक हो, ये वाला गलत हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो भारत की संचित निधि पर भारत व्यय का वर्णन अनुच्छेद 112 के 3 में किया गया है। भारत व्यय ये ऐसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भत्ते सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, पहला है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते से संबंधित हुए। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अच्छा, फिर सर्वोच्च न्यायालय का एक यूपीएससी के कार्यालयों आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे। फिर कह रहा है कि भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण प्रभार, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन वगैरह, ठीक है। पेंशन होती है, वेतन नहीं होता है। अच्छा, वेतन नहीं होता, वेतन जो होता है इस राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ओके भैया, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं के लिए धनराशि आकस्मिक निधि से ली जाती है, जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि और संचित निधि अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो कौन सा एक व्यय होता है जो भारत के संचित निधि पर व्यय नहीं होता? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते का। अगला सवाल, कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन वाली बात हो जाती है, जो आपका इस पे भारित नहीं होता है, संचित निधि पे नहीं होता। बाकी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों की दी जाने वाली पेंशन, उच्च न्यायालय की पेंशन, ठीक है, जो और वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, वो सारे इसमें संचित निधि में शामिल होते हैं। अगला सवाल, कौन सी संचित निधि में भारित होते हैं? राष्ट्रपति, ये तो सही है। फिर प्रधानमंत्री वाला गलत है, ठीक है, दूसरा वाला गलत है।
राज्यसभा के सभापति, ये भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन आपका ये भी सही हो जाता है। ओके। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। क्या पूछा गया? भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो उस भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ओके। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो उपरोक्त में से किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति दिया गया नहीं। ओके, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। व्यय के विषय में संसद नियंत्रण की धुरी है। भारत की संचित निधि जिसमें भारत को प्राप्त सभी राजस्व एवं उसके द्वारा लिए गए सभी उधार संदत्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 266(3) के अनुसार भारत की संचित निधि में से धनराशियां विधि के अनुसार ही व्यय की जाती हैं। यहाँ पर अच्छा संसद वाला नहीं है। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी एक नियमित बजट पारित होने के लंबित रहने के दौरान आगामी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में लोकसभा स्वीकृत अग्रिम अनुदान है? तो लेखा अनुदान है। ठीक है, वोट्स ऑन अकाउंट, डी वाला सही है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा देख लेते हैं। बजट पारित करने की प्रक्रिया में आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। इसीलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। इसी को लेखानुदान कहा जाता है। अच्छा भैया, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। लेखानुदान बना है, लेखानुदान किससे बना है? तो बजट के लिए बना है। किसके लिए बना है भैया? नहीं, लेखानुदान बना है बजट लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारत में संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। तो वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशंका नहीं होती तब। ठीक है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ सूचना राजस्व जमा होता है। भारत की संचित निधि में जमा होता है। ओके, अच्छा, यदि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक को में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? भैया? तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। ओके, तो ये तो फिलहाल ये सब चीजें इसमें दी हैं। ओके।